short this time. In by Moutinho and in by Ronaldo. He is a sensation. Statistically now, there is no one to match him. गाइस, ये वीडियो फुटबॉल के बारे में नहीं है, ये उस कंट्री के बारे में है जहां पे ये लेजेंड बॉर्न हुए थे, पोर्चुगल। अब हम जिस वीजा के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इजीएस्ट वर्क वीजा प्रोसेसेस अवेलेबल। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में इंफॉर्मेशन शेयर की है, आपको कौन कौन से फॉर्म चाहिए होंगे, उसके अलावा आपको जब फॉर्म कोई भरना है तो कैसे भरना है, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल में समझाई गई है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा या कोई भी पार्ट ऐसा मिस मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके अलावा मैंने और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। जल्द से इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि आपको इस वीजा के लिए कोई भी जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी एम्प्लॉयर से बेस्ड आउट ऑफ पोर्चुगल कोई भी स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये कि आपको कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। तीसरा बेनिफिट ये कि आप इसे घर बैठे ही अपने होम कंट्री से इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट ये कि इस प्रोग्राम रिलेटेड कोई भी एज लिमिट नहीं है। पांचवा बेनिफिट ये कि इस प्रोग्राम रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन या फिर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चाहे आप स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो या फिर प्रोफेशनल हो, आप सब लोग इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ बेनिफिट ये है कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है ये वीजा का, वो सिर्फ 2 मंथ्स है। कम टाइम में भी हो सकता है, 5-10 दिन ऊपर भी लग सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 60 डेज इज द प्रोसेसिंग टाइम। सातवां बेनिफिट, द कॉस्ट ऑफ दिस वीजा इज जस्ट 90 यूरोज। अगर आप इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो करीब आपके 8,200 रुपीज आते हैं। आठवां बेनिफिट ये कि आप रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब आपको रेजिडेंट परमिट मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 साल का, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 3 years, मींस 2 + 3 years मतलब 5 years। एंड नौवां बेनिफिट ये कि आप 5 साल के बाद, जब आपके 5 साल की रेजिडेंसी हो जाएगी पोर्चुगल में, तो आप उसके बाद पोर्चुगल की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो वीजा की बात मैं कर रहा हूं जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वो वीजा का नाम है पोर्चुगल जॉब सीकर वीजा। चलिए अब हम इस वीजा के रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। सो गाइज, आप क्या करें, आप सिर्फ गूगल पे ये टाइप कर ले जॉब सीकर वीजा पोर्चुगल और पहला ही आपका ये लिंक आ जाएगा। दैट इज द ऑफिशियल पोर्चुगल वेबसाइट विच सेज एज vistos.mne.gov.pt। इसको आप क्लिक कर लें। तो जैसे ये वेब पेज ओपन हो जाए आप नीचे आ जाइए। नीचे ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स का एक आपको लिंक दिखेगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन IEFP। अब ये IEFP की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू। तो आप इसको क्लिक कर लें। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये पोर्चुगल लैंग्वेज में है। आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आएगा पोर्चुगीज़ की इंग्लिश। मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ट्रांसलेट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा, टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेरेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद IEPF यू मस्ट फिल इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो ये लिंक जो है इसको आप क्लिक कर लें गाइस। फिर ये जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दिस इज़ अगेन अ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप अपना नाम भर दें, जतनदीप, मैं भर देता हूँ जतनदीप सिंह बहल। देन यू हैव टू पुट हेयर योर डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 1983। देन यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट नंबर भरूंगा। पासपोर्ट नंबर भरने के बाद यहाँ भरना है आपको एमिशन डेट। एमिशन डेट मतलब कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी कब से है। जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ फॉर्मेट लिखा है ईयर, मंथ एंड डेट, तो इसी फॉर्मेट में आपको फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे वैलिडिटी डेट लिखनी है कि कब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। फिर यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी लिख लेनी है। फिर आता है आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पे हम भरेंगे इंडिया। फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर लेनी है। देन कम्स
स्कूलिंग इन कंप्लीट ईयर्स, मतलब आपने कहाँ तक स्कूलिंग की है। 4 साल की स्कूलिंग की है, 5 to 9 ईयर्स स्कूलिंग की है, आपकी 9 to 11 ईयर्स की स्कूलिंग है, 12 ईयर्स की स्कूलिंग है। 12 ईयर्स का मतलब है आपने 12th क्लियर करी है, या आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, मतलब 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन की है, कुछ भी किया है, तो उस केस में आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन भरना है। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन भरूंगा। एरियाज इन विच यू हैव वर्कड स्लैश हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्लीज सेलेक्ट एट मोस्ट 5 आंसर्स। तो यहाँ पे आपको जिस भी फील्ड में एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कवर हैं, जैसे आप देख सकते हैं आर्किटेक्ट्स, बायोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स हो गए, आपके इंडस्ट्रियल सिविल मैकेनिकल लाइन हो गई, आपके एक्सपर्ट्स इन फाइनेंस अकाउंटिंग मैनेजमेंट हो गया, आपके फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट इंजीनियर्स, फिजिशियंस, डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, वेटनरी टीचर्स, एजुकेशन असिस्टेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, क्लर्क्स, कॉल सेंटर, शेफ्स, ऑलमोस्ट सारे ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस कवर्ड है। किचन हेल्पर्स, वेटर्स हो गए, होटल रिसेप्शनिस्ट हो गए, हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियंस हो गए, सेल्स असिस्टेंट, देन योर फिशरीज, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हो गए, ब्रिकलेयर्स, पेवर्स, रीइंफोर्स कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग वर्कर्स हो गए, आपके आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स हो गए, गारमेंट एंड फुटवेयर इंडस्ट्री वर्कर्स हो गए, वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स एम्प्लॉयज़ हो गए। तो आप अपने आप बाकी लिस्ट को देख सकते हैं, बहुत ही लंबी लिस्ट है। इवन अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप अनस्किल्ड वर्कर भी हैं, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोफेशन को क्लिक कर लूँगा। अगर इस लिस्ट में आपका प्रोफेशन नहीं है तो उस केस में आप यहाँ नन को भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अलग अलग प्रोफेशंस में डिवाइडेड है तो आप उस केस में बाकी प्रोफेशंस को भी मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। पोर्चुगल में जाके आप किस प्रोफेशन में जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो उस केस में आप मैक्सिमम 3 ऑप्शंस दे सकते हैं। तो इसमें आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको 2 या 3 अलग अलग ऑक्यूपेशंस में एक्सपीरियंस है, आप वो तीनों ऑप्शंस को इसमें क्लिक कर सकते हैं। या जहां जिसमें आपको लगता है कि आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है बट आपका उसमें स्किल है, तो आप उस प्रोफेशन को भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आता है आपका ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, आप अगर फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा है जैसे 0 to 1। तो इन माय केस आई हैव 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। देन लैंग्वेज नॉलेज, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, पोर्चुगीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अदर। तो मेरे को जैसे इंग्लिश आती है, मैंने इंग्लिश को क्लिक कर लिया, और अदर में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मेरे को हिंदी आती है एंड मेरे को पंजाबी आती है। तो मैं ये 2 प्रोफेशंस को भी क्लिक कर लूँगा। फिर आता है आपका कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, इन दैट केस वी विल क्लिक इंग्लिश। तो उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं, आपको इन तीनों को क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे आपने सबमिट किया, यहाँ पे लिखा थैंक यू योर सर्वे रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हम एक बार ईमेल पे अपनी जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्स अभी आया है कि नहीं आया है। सो गाइस, ये देखिए हमें इमीडिएटली हमारे ईमेल पे रिस्पॉन्स आ गया है, कंफर्मेशन ऑफ फॉर्म फिलिंग, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर IEFP रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे लिखा है डियर सर मैडम, दिस ईमेल कंफर्म्स that you have completed the form to obtain the declaration of expression of interest for registration in IEFP मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द जॉब सर्च वीज़ा। मतलब ये जॉब सर्च वीज़ा के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। द डेक्लरेशन विल बी सेंट बाय द वे विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days। तो 2 दिन के अंदर अंदर यू कैन एक्सपेक्ट अ डॉक्यूमेंट रिसीविंग फ्रॉम देयर एंड। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाए उसके बाद हम अगले प्रोसेस पे जाएंगे। अब जब हमने ये फॉर्म फिल कर दिया, इसके बाद हमें 2 दिन का वेट करना पड़ेगा बिफोर वी रिसीव एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन आवर ईमेल आईडी, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया, अगेन यू हैव टू विजिट दिस वेबसाइट। सो गाइज, अब आपके पास जब इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग से डॉक्यूमेंट आ जाए, मेल आ जाए 2 days के बाद, फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे वर्क कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गूगल पे जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पोर्चुगल को गूगल पे टाइप कर ले। पहला ही आपको लिंक जो मिलेगा उसको आपको ओपन कर लेना है। फिर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जनरल डॉक्यूमेंटेशन का एक लिंक आएगा, इसके नीचे लिखा हुआ है नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फिल्ड एंड ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, आपको इसको क्लिक कर लें और डाउनलोड कर लें। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये आपके पास इंग्लिश फॉर्मेट में ही ओपन हो जाएगा। अगर बाई चांस ये आपके पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में ओपन हो रहा है तो आप गूगल पे ही टाइप कर लीजिए कि आपको ये फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का लिंक आ जाएगा। सो एनीवेज, सो दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। सो गाइज, इसमें अगर आप फॉर्म में देख पाएंगे 2 कॉलम्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड का जो कॉलम है दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर ऑफिस यूज़, ये आपको नहीं भरना है।
लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम है यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, अपना नाम और गिवन नेम। ये जो डिटेल्स है आप वैसे मेंशन करिए एज इट इज़ जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है जिसमें आपको डे मंथ ईयर के हिसाब से मेंशन करना है, योर प्लेस ऑफ बर्थ, योर कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री नेशनैलिटी वगैरह वगैरह। फिर आपका यहाँ पे नेशनैलिटी एट बर्थ है, अगर आपका बर्थ किसी और कंट्री में हुआ है तो वहाँ पे आप डिटेल्स उसकी मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका 8th पॉइंट में आता है आपकी मेल फीमेल जो भी डिटेल्स हैं। देन सिविल स्टेटस, आप सिंगल हैं मैरिड हैं, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। गाइस फिर 10th पॉइंट में हमारा आ जाता है पेरेंटल अथॉरिटी। ये सिर्फ माइनर के लिए है, अगर आप 18 ईयर्स या उससे कम हैं देन इन दैट केस आपके पेरेंट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, उनके नाम वगैरह, एड्रेस जहाँ पे रहते हैं, उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी एंड नेशनैलिटी डिटेल्स। अगर आप 18 ईयर्स प्लस हैं इन दैट केस आपको ये नहीं भरना है, यू नीड टू कीप दिस एम्प्टी। फिर 11th पॉइंट में आपका आता है नेशनल आइडेंटिटी नंबर। यहाँ पे आपका अगर आप इंडिया में हैं तो आधार कार्ड नंबर आ सकता है, बट आई सजेस्ट इसको अभी आप एम्प्टी रखें। जब आप ये फॉर्म लेके पोर्चुगल काउंसलेट जाएंगे या फिर वीएफएस के ऑफिस जाएंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर डालना है। फिर आता है आपका 12th पॉइंट में टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनरी पासपोर्ट या अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट को मेंशन करेंगे। फिर 13th पॉइंट आता है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट नंबर है आप वो मेंशन करेंगे। फिर ये डेट ऑफ इशू, कब आपको इशू किया गया था। 15th पॉइंट में कब तक इशू किया गया है एंड इशूड बाय विच कंट्री, तो यहाँ पे आपका इंडिया आ जाएगा। तो डेट ऑफ इशू में आपकी डेट हो जाएगी कब आपको इशू किया गया था, और वैलिड अनटिल आपका कब ये पासपोर्ट कब तक वैलिडिटी है। फिर 17th 18th पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं भरना है। 19th पॉइंट में आपको एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना घर का एड्रेस मेंशन करना है और ईमेल एड्रेस, और साथ साथ आपका टेलीफोन नंबर। फिर आया था 20th में पॉइंट में रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। अगर आप अपनी अपनी कंट्री में नहीं रह रहे हैं, किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो तब आपको यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज अगर आप अपनी होम कंट्री में रह रहे हैं देन यू हैव टू मेंशन नो। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो किस बेसिस पे रह रहे हैं, कौन से वीज़ा पे रह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और साथ में वीज़ा का नंबर, और ये कब तक आप वहाँ पे रहेंगे, ये वीज़ा की वैलिडिटी कब तक रहेगी, वो वैलिड अनटिल वहाँ पे वो मेंशन करना है। फिर आपका 21 पॉइंट में करंट ऑक्यूपेशन, अभी आप अगर जॉब कर रहे हैं तो कौन सी जॉब कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन मेंशन करना है, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर मेंशन करना है, नर्स है, वट इज़ योर प्रोफेशन यू हैव टू मेंशन द सेम। 22 में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, कौन सी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उनका नाम मेंशन करना है, उसके साथ उनका एड्रेस और उनका टेलीफोन नंबर। और अगर आप स्टूडेंट हैं इन दैट केस नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं या कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उनकी डिटेल्स। 23 पॉइंट में पर्पस ऑफ द जर्नी, तो यहाँ पे हमारा पर्पस है जॉब सीकर, वहाँ पे अदर को आप क्लिक करके आगे आप जॉब सीकर लिख सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, यहाँ पे अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ना चाहें एम्प्टी छोड़ दें, बेटर है। जब आप वहाँ पे वीएफएस के ऑफिस जाएंगे वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे जॉब सीकर ही लिख दें कि लेट इट रिमेन एम्प्टी। 25th पॉइंट में नंबर्स मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन आपकी पोर्चुगल है। 26 में मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री भी आपकी पोर्चुगल होगी, तो यहाँ पे आपको पोर्चुगल मेंशन करना है। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड 2 एंट्रीज रेजिडेंसी, मल्टीपल एंट्रीज टेम्पररी स्टे, इसको भी अभी आप खाली छोड़िए, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंटेंटेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंटेड स्टे इन पोर्चुगल, तो यहाँ पे आप कब पोर्चुगल जाएंगे, 2 या 3 महीने में आप जाना चाहते हैं तो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप कब तक रहेंगे वो आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये वीज़ा की जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है 4 मंथ्स इनिशियली, जो कि आप फर्दर 2 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आपको 4 मंथ्स का गैप रख सकते हैं। आप इंटेंटेड डेट ऑफ अराइवल में जो भी डेट लिखेंगे उससे अगले 4 मंथ्स की आप डेट लिख सकते हैं फॉर इंटेंटेड डेट ऑफ डिपार्चर। जैसे अगर आप मई में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 मई 2024, और डिपार्चर आप लिख सकते हैं 31 अगस्त 2024। फिर आता है आपका 28th पॉइंट, ये आपको नहीं करना है। 29th भी आपको छोड़ देना है। 30th में सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इन्वाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट, इसका मतलब अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं या कोई फ्रेंड सर्कल में आपके वहाँ पे रहते हैं जो आपको इनवाइट कर रहे हैं, और अपने बेसिस पे वो आपका अकोमोडेशन भी देखेंगे, आपका खर्चा भी देखेंगे, तो इन दैट केस यू हैव टू मेंशन देयर डिटेल्स, उनका नाम और कहाँ पे रहते हैं वो डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। मगर अगर आप वहाँ पे खुद खर्चा अपना उठाएंगे तो इन दैट केस जो से होटल की आपने बुकिंग की होगी तो वो होटल की आप डिटेल्स मेंशन करेंगे। अगर आपने कोई रेंट एग्रीमेंट वहाँ पे कर लिया है तो वो आप मेंशन करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे आप रहेंगे जिस होटल में, वहाँ का एड्रेस, साथ में उनकी ईमेल आईडी, और अलॉन्ग विद दैट उनका टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो वी ऑल नो कि ये टिकट्स वगैरह एंड स्टे वगैरह ये सब डमी हो जाता है, सो इन दैट केस आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट।
31 में आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको रहने देना बिकॉज हम जॉब सीकर पे जा रहे हैं, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हम जॉब लेके नहीं जा रहे हैं। सो यू कैन लेट 31 पॉइंट रिमेन लाइक दैट। 32 में आपको कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग दी एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड, तो अगर तो आप खुद देख रहे हैं तो इन दैट केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ लिखा है, इसको क्लिक करके आप मीन्स ऑफ सपोर्ट लिख सकते हैं कि आप कैश लेके जा रहे हैं, ट्रैवलर्स चेक लेके जा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हैं, जो चीज़ें आप लेके जा रहे हैं। आपकी प्रीपेड अगर आपने अकोमोडेशन का ऑलरेडी कर लिया है तो जो जो यहाँ पे आपको फिजिबल रखता है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड राइट हैंड साइड पे अगर आपके वहाँ फैमिली रिलेटिव्स हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मीन्स इन द सेंस स्पॉन्सर आई मीन टू से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो इन दैट केस उनका क्या मोड रहेगा आपको सपोर्ट करने का, उसकी डिटेल, जैसे अकोमोडेशन अगर वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके साथ उनके घर में रह सके, तो वो आपको पॉइंट क्लिक कर लेना है। ऑल एक्सपेंसेस कवर ड्यूरिंग द स्टे, और वहाँ के रहने का जो भी खर्चा है वो सब वो खुद देखेंगे। सो इन दैट केस यू कैन क्लिक ऑन दैट कॉलम एज वेल। सो अकॉर्डिंगली जो आपकी फिजिबिलिटी रहेगी वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड दैट वुड बी ऑल, दैट्स इट, नथिंग मोर टू बी डन। ये फॉर्म आप यहाँ पे नीचे प्लेस एंड डेट, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वो जगह का नाम और डेट मेंशन करके राइट साइड पे सिग्नेचर कर दें, एंड दैट्स इट, दैट इज डन, योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इज रेडी। अब जब हमारे पास ये दो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, देन वी हैव टू वर्क ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल, हमारा वीजा अप्लाई करने से पहले। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स के बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो है पासपोर्ट। देखिए, पासपोर्ट की अगर आपकी वैलिडिटी 1 साल या उससे कम है तो मेरे मानिए आप पहले अपना पासपोर्ट को रिन्यू करवाइए। सबसे पहली चीज आप करिए, अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाइए और उसके बाद आप अपने वीजा का प्रोसेस शुरू करिएगा। अब आपको जो जॉब सीकर वीजा मिलता है वो मिलता है 6 मंथ्स का, मतलब कि पहले तो आपको 4 मंथ्स का वीजा मिलेगा, उसके बाद आपके पास ये फैसिलिटी रहती है कि आप उसको फर्दर 2 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 6 महीने। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस वीजा रूल आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 मंथ्स प्लस होनी चाहिए आफ्टर योर एक्सपायरी ऑफ द वीजा। 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स इज इक्वल टू 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स की तो मिनिमम वैलिडिटी चाहिए। तो इसमें रिस्क क्यों लेना, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल या उससे कम है तो उसको सबसे पहले उसको रिन्यू कराइए, फिर जॉब सीकर वीजा के लिए आप प्रोसेस आगे बढ़ाइए। उसके बाद आपको चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि ऑब्वियसली पोर्चुगल कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब या उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर तो आप अपनी होम कंट्री में हैं तो वहां का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप अपनी होम कंट्री में इस वक्त नहीं है, आप किसी और कंट्री में हैं, तो उस केस में आपको उस कंट्री का भी पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए और अपनी होम कंट्री का भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर आता है हमारी रिक्वायरमेंट फंड्स की। अब जहां तक फंड्स की रिक्वायरमेंट की बात आती है वो आपकी डिपेंड करती है कि इस वक्त पोर्चुगल में मिनिमम वेजेस क्या चल रही है। इस वक्त पोर्चुगल में मिनिमम वेजेस जो चल रही है वो है 820 यूरोस पर मंथ। तो इसके हिसाब से अगर 820 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट बनती है वो है 2460 यूरोस के आसपास, जो कि इंडियन रुपीज में बनता है करीब 2,22,000। मगर अगर मेरी मानिए आप 3 लाख कम से कम फंड्स को शोकेस करिए, बिकॉज करेंसी में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं ऊपर नीचे। उसके बाद एकदम से इस पोर्चुगल इमिग्रेशन का क्या रूल आ जाए, वो अपनी वीजा की रिक्वायरमेंट बढ़ा दे, फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा दे, तो उस टाइम पे कुछ नहीं पता होता। सो इसलिए बेटर ये है कि आप मिनिमम 3 लाख तो रखिए। बट अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कम से कम 6 महीने का फंड्स रखता। सो 820 इंटू 6 जो भी अमाउंट आती है उतना फंड्स मैं अपने बैंक अकाउंट में रखता। अब ये जो फंड्स है आप एक तरह के सेविंग भी दिखा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, या फिर अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट है तो वो भी आप उसको शो कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो आजकल मीडियम सैलरी वहां चल रही है, मीडियम सैलरी एवरेज सैलरी जो वहां चल रही है वो है करीब 1270 यूरोज एज पर द पोर्चुगल गवर्नमेंट डेटा। अब पांचवा डॉक्यूमेंट हमारा ये है कि सिंस आप वहां पे एज अ जॉब सीकर वीजा जा रहे हैं तो ऑब्वियसली योर पर्पस इज टू फाइंड अ जॉब फॉर 6 मंथ्स। तो उस केस में ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी पेइंग एनी टैक्सेस टू पोर्चुगल गवर्नमेंट, यू विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग इन एनी वेज। तो उस केस में जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो आपको नहीं मिलेगी। तो जब आप अपनी कंट्री से पोर्चुगल जा रहे हैं तो मेक श्योर करिए आप अपना इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलें, करीब 6 महीने का कम से कम। और आपकी जो इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए 30,000 यूरोस का, जो कि अगर आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे आपको 10 से 15,000 रुपए में मिल जाएगी। इसके अलावा 7th डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो IEPF का फॉर्म हमने अभी भरा था उससे रिलेटेड जो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है, रिप्लाई आता है आपकी ईमेल आईडी पे, वो आपको अटैच करना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर अगला डॉक्यूमेंट हमारा आता है आपका रिज्यूमे एंड योर कवर लेटर। ये डॉक्यूमेंट भी मैंडेटरी है और ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। अगले डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो है आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपकी होटल बुकिंग या आपकी एयरबीएनबी की बुकिंग जो आपने पोर्चुगल में की है वो मैंडेटरी है, ये दिखाना जरूरी है।
अगर आपके रिलेटिव्स हैं कोई पोर्चुगल में, तो उस केस में आप वहां से स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवा सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आपके अकोमोडेशन की, कि आप उनके साथ रहेंगे, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आपके खर्चों की। तो इस टाइप का एक स्पॉन्सरशिप लेटर आप अपने रिलेटिव से मंगा सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आपको अपने होटल बुकिंग या एयरबीएनबी रिलेटेड कोई बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी, या फिर कोई आपने रेंटल एग्रीमेंट किया है वहां पे, तो वो भी आप शोकेस कर सकते हैं। फिर अगला डॉक्यूमेंट आता है एक लेटर, जो कि आपको शोकेस करना है कि आपका ऐसा क्या रीजन है कि आप पोर्चुगल में एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड द सेम। तो इस तरह का एक लेटर आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी पोर्चुगल में बहुत है, एंड यू वांट टू सीक दैट अपॉर्चुनिटी इन पोर्चुगल, और आप अपनी ह्यूमंगस ग्रोथ देख पा रहे हैं उस कंट्री में एज पर योर प्रोफेशन। उसके अलावा आपको एक फ्लाइट टिकट भी दिखानी पड़ेगी, विच प्रूव्स दैट यू विल लीव कंट्री एज सून एज योर वीजा एक्सपायर्स। उसके अलावा दो फॉर्म्स और हैं, जिसका नाम है SEF एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन फॉर्म, जिन फॉर्म्स को आपको फिल करना है और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। इसके अलावा आई एम नॉट वेरी श्योर कि जॉब सीकर वीजा के लिए आपको ये दो फॉर्म्स चाहिए कि नहीं चाहिए, बट जब आप VFS ऑफिस विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आप वहां पे कंसर्न्ड ऑफिशियल को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। अगर वो मांगे कि ये दो फॉर्म्स चाहिए तो दे दीजिएगा, अदरवाइज उनको नहीं चाहिए होंगे तो अपने आप ये दो फॉर्म्स को आपको वापस कर देंगे। गाइज अब ये दो पर्टिकुलर फॉर्म्स है जिसके बारे में बात कर रहा था, SCF फॉर्म एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन फॉर्म। तो SCF फॉर्म को जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ये छोटा सा फॉर्म है, दिस इज़ अ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ये आपको फिल करके अपने साथ ले जाना है वाइल टेकिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द कॉन्सुलेट। इसके अलावा दूसरा जो फॉर्म है वो है क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन। ये भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, एंड दिस इज़ अगेन स्मॉल फॉर्म दैट यू हैव टू फिल। ये बेसिकली एक तरह की ऑथराइजेशन है, आप दे रहे हैं पोर्चुगीज गवर्नमेंट को कि वो अपनी तरफ से आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन कर सकें कि आपकी कोई इश्यूज है कि नहीं है। PCC तो आपको सबमिट करना ही करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको PCC नहीं कराना, PCC आपको कराना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू गिव एन ऑथराइजेशन येस दैट यू एग्री कि वो अपने आप से जो भी रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो ये आपको दो फॉर्म्स अपने साथ ले जाने हैं। Now once you have all these documents, you are ready to rock and roll. आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है विद द नियरेस्ट पोर्चुगल कॉन्सुलेट। गाइज मोस्टली पोर्चुगल रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको चाहिए ना वो आपको VFS ग्लोबल पे भी मिल सकती हैं, और बहुत ही इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इन्होंने मेंशन किया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, आपको सिर्फ VFS इंडिया फॉर पोर्चुगल ऑफिशियल वेबसाइट आपको लिख लें गूगल में, जैसे मैंने ये मेंशन किया, तो पहले ही आपको लिंक मिल जाएगा VFS ग्लोबल का, इंडिया का लिंक, जो कि पोर्चुगल की डिटेल्स देता है। अगर अगर आप कहीं और कंट्री में हैं तो आप वो डिटेल्स वहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो आप पहले लिंक को ही क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, वेलकम टू VFS ग्लोबल, नीचे आपको अप्लाई फॉर अ वीज़ा का इन्फॉर्मेशन आएगा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर एंड प्रीमियम सर्विसेज। आपको अप्लाई फॉर अ वीज़ा को क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ कर लें। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि VFS के थ्रू आप कैसे सारी डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और कैसे कैसी नॉलेज ये आपको इस वेबसाइट पे मिल सकती है, आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हैं। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको पोर्चुगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, बट जब आप किसी कंट्री की स्पेसिफिक वेबसाइट पे चेक करते हैं, जैसे आप इंडिया में हैं, तो ये इंडिया की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको स्पेसिफिकली मिलेगी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड पे आप जब जाएंगे, पहले लिखा है आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, तो हमें किस टाइप का वीज़ा चाहिए, तो हम द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन विच वीज़ा टाइप यू नीड। आप वीज़ा टाइप को क्लिक कर लें, और जब यहाँ पे आएंगे प्लीज सेलेक्ट वीज़ा टाइप, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो शॉर्ट टर्म वीज़ाज के बारे में बताया हुआ है, सीजनल वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा के नीचे आप देखें E1 E2 E3 E4 लिखा हुआ है, आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पे आपको DP क्लिक करना है। DP के आगे लिखा होगा है रेजिडेंस जॉब सीकिंग वीज़ा, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए जॉब सीकिंग वीज़ा रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको मिल गई हैं। जैसे एग्जांपल 120 डेज़ का वीज़ा लगेगा, इट कैन बी रिन्यूड फॉर अदर 50 डेज़। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी तक आपको सारा समझाया है वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी दी हुई है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। उसके बाद आपको इस रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक लिंक है ओवरव्यू का, इसको आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वीज़ा की फ़ीस मिल जाएगी। जैसे वीज़ा की फ़ीस है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 90 यूरोज़, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपका यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिलेटेड चेकलिस्ट है, प्लीज़ रीड एंड डाउनलोड द चेकलिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय क्लिकिंग हेयर। जब ये क्लिक करेंगे ना आप,
इसको आपको डाउनलोड कर देना है। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट को फिक्स कर रहे हैं टू सबमिट योर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ आपको ये डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, ये चेकलिस्ट भी आपको लेके जानी है। इसका आप प्रिंट आउट निकाल लें और इसमें अपनी जो भी डिटेल्स है उसको अच्छे से फिल कर लें। जो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कोई भी क्वेरीज हैं उस रिलेटेड आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो आप 2 कॉलम है, एक येस नो, तो उसको अकॉर्डिंगली आप क्लिक करके फिलअप कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी है, मेक श्योर करें ये आप डॉक्यूमेंट अपना साथ लेके जाएं। उसके अलावा यहाँ पे फोटो की स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन है कि एग्जैक्टली आपकी फोटो कैसे होनी चाहिए। तो आप किसी भी फोटोग्राफर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे मेरे को पोर्चुगल के हिसाब से फोटो बनवानी है पासपोर्ट साइज, तो वो उस हिसाब से आपको बनवा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग टाइम को क्लिक करेंगे तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टिमुलेटेड बाय लॉ इज 60 डेज। तो 60 डेज जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन एक्सपेक्ट 2 मंथ्स टाइम फॉर दिस वीज़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म्स है, जो फॉर्म्स मैंने अभी आपको 2 समझाए थे उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, SCF फॉर्म एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन फॉर्म। इसको भी आप प्रिंट आउट लेके साथ में लेके जा सकते हैं। इवन थ्रू दिस वेबसाइट यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। अब जैसे आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स रेडी है एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड, यू कैन इवन बुक एन अपॉइंटमेंट। उसके अलावा जैसे मैंने अप्लाई फॉर वीजा में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि क्या क्या वहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ पे राइट साइड पे बुक एन अपॉइंटमेंट भी है, आप यहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट अपनी बुक भी कर सकते हैं। अब जब आपके पास ये वीजा आ गया और एज सून एज आप पोर्चुगल में लैंड हो गए, the only thing you have to do is find yourself a job, and once you have that job in your hand, on basis of that आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रेजिडेंट परमिट के लिए। अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपको कहीं ना मिले, उसमें से पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि इस जॉब सीकर वीजा के साथ आप पोर्चुगल के बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। दो पोर्चुगल शेंजन एरिया में आता है, बट आप पोर्चुगल में ही रहेंगे जब तक आप अपने लिए जॉब को सिक्योर ना कर लें और अपने वीजे को रेजिडेंट परमिट में कन्वर्ट ना कर लें, तब तक आप पोर्चुगल के बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप समहाउ जॉब सिक्योर नहीं कर पाए, आपने 4 महीने का टाइम लिया, आप नहीं कर पाए, आपने एक्सटेंशन अप्लाई किया 2 महीने का, अब तब भी कर नहीं पाए, तो उस केस में आपको पोर्चुगल को लीव करके अपना होम कंट्री आना पड़ेगा और आप अगले 1 साल तक इस वीजा के लिए री अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कम से कम 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, आपकी फैमिली इस वीजा के साथ आपको अकंपनी नहीं कर सकती पोर्चुगल में। ओनली जब आपने वीजा आपने सिक्योर कर ली जॉब और उसको फिर आपने रेजिडेंट परमिट में अपने वीजा को कन्वर्ट कर लिया, आप उसके बाद ही अपनी फैमिली को पोर्चुगल में इनवाइट कर सकते हैं। So guys, that would be all. Thank you so much for watching this video. I hope you loved it और वो लव आप दिखा दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और नोटिफिकेशन का बटन तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दबाना। उसके अलावा आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन क्लिक करके। अगेन थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।